नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेश वितरण। आज का टॉपिक क्या है अपना? आवेश वितरण। फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्लक्स का जो फॉर्मूला अपने पास निकल कर आया था वो क्या था? फाई बराबर EDA कोस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला निकल कर आया था। ठीक है। इस फॉर्मूले को आगे हमने कंडीशन लगाई थी तो क्या प्राप्त हुआ था? हमें 3 मान प्राप्त हुए थे और वो कौन कौन से थे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, मतलब E और DA के बीच का कोण 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मान हमें प्राप्त होता है फ्लक्स का वो अधिकतम होता है। इसके अलावा दूसरा जो हमें मान प्राप्त हुआ था वो क्या था कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे की कैसी हो? लंबवत हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमें मान प्राप्त हुआ था वो कितना था? 0 था। तीसरी जो कंडीशन हमने लगाई थी वो क्या थी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना हो? 180 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे की कौन सी दिशा में हो? विपरीत दिशा में हो। और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो मान आया था वो कैसा था? न्यूनतम मान हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेश वितरण। कि आवेश का वितरण होता क्या है? आवेश वितरण। आवेश जो वितरण होता है इसका मतलब होता है आवेश को बांटना, आवेश का बंटवारा, वही क्या कहलाता है? आवेश वितरण कहलाता है। और आवेश जो वितरण है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, और दूसरा जो होता है वो होता है असतत आवेश वितरण। पहला अपना हो गया सतत आवेश वितरण और दूसरा कौन सा हो गया? असतत आवेश वितरण। बड़ा अंतर देखो, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण में क्या होता है? अगर आवेश का वितरण, आवेश का बंटवारा लगातार है, कुछ निश्चित दूरी पर है या कह दो पास पास है, तो ऐसा जो वितरण होता है वो कौन सा कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। अगर आवेश का जो वितरण है वो लगातार नहीं है, निकट नहीं है, कुछ निश्चित दूरी पर नहीं है, तो वो कौन सा कहलाएगा? असतत आवेश वितरण कहलाता है। अपना जो सिलेबस है उसमें केवल कौन सा आवेश वितरण है? सतत आवेश वितरण है, असतत उसमें नहीं है। तो हम केवल कौन सा पढ़ेंगे? सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? केवल सतत आवेश वितरण। तो अपनी जो हेडिंग हो गई वो कौन सी होगी? तो हेडिंग है अपने पास सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। बेटा देखो, सतत आवेश वितरण होता क्या है कि जिसमें आवेश का बंटवारा, आवेश का वितरण लगातार हो, सतत हो, या एक निश्चित दूरी पर हो, या कह दो कि पास पास हो, तो वो कौन सा कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। बेटा सतत आवेश जो वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार में पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। पहला कौन सा होता है? रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 पर जो आता है वो आता है क्षेत्रीय आवेश वितरण। और नंबर 3 पर जो आता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। मतलब सतत आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा जाता है। और जो 3 भाग है वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण, और तीसरा कौन सा होता है? आयतन आवेश वितरण। आज हम तीनों आवेश वितरणों के बारे में पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, और आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आज की जो अपनी पहली हेडिंग होगी इसमें ये कौन सी है? वो है रेखीय आवेश वितरण।
रेखीय आवेश वितरण। बेटा देखो, रेखीय आवेश वितरण को समझो कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। अपने पास हमारा एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा पर जब हम आवेश का वितरण करते हैं, माने यहाँ पर हमने इसके पर धनावेश का वितरण किया है, तो ये इस पर धनावेश का वितरण होगा। समान दूरी पर है, पास पास है, निकट है, तो ये कौन सा वितरण है? सतत आवेश वितरण। यदि आवेश को किसी सरल रेखा पर, या फिर मैं कहूं एक वृत्त हो गया, माना अपने पास ये इस वृत्त की परिधि पर, या तो हम कहां पर वितरित कर दें इसको? सरल रेखा पर वितरित कर दे, या फिर किसी वृत्त की परिधि पर वितरित कर दें, तो ऐसा जो वितरण होता है वो कौन सा कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कि यदि कोई आवेश किसी सीधी रेखा पर या किसी वृत्त की परिधि पर वितरित होता, यानी कि सीधी रेखा या वृत्त की परिधि, या तो अपना सीधी रेखा पर वितरित है, या कहां पर है? वृत्त की परिधि पर वितरित है, तो ऐसा जो आवेश होता है वो कौन सा कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कि जब भी कोई आवेश किसी सरल रेखा पर लगातार या किसी वृत्त की परिधि पर लगातार वितरित है, एक पास पास वितरित है, तो ऐसा आवेश कौन सा कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है बेटा, इसी के अंदर एक टॉपिक होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसी के अंदर है, रेखीय आवेश वितरण के अंदर रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। कि किसी भी इकाई लंबाई में जितना आवेश वितरित होता है या जितना आवेश उपस्थित होता है, उसकी जो मात्रा होती है वही क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अपना रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया गया है? इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। हमने माना कि अपने पास एक सरल रेखा, इस सरल रेखा पर ये हो गया अपना आवेश का वितरण हो गया, और ये कौन सा आवेश वितरण है? रेखीय आवेश वितरण। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर हमेशा कौन से आवेश का वितरण होता है? रेखीय आवेश का वितरण होता है। यहां पर देखो बेटा, माना इस जगह से लेकर इस जगह की जो दूरी है ये dl लंबाई है। कितनी लंबाई है ये? dl लंबाई। जब लंबाई अल्प है तो इस अल्प लंबाई के लिए जो यहाँ पर आवेश होगा वो भी कैसा होगा? अल्प होगा। मतलब इस dl लंबाई में आवेश कितना है? dq है। आता है dl लंबाई में उपस्थित आवेश क्या हो गया भाई? dq हो गया। तो यहां पर हम रेखीय आवेश घनत्व का मान निकालते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है? इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा या एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। मतलब आवेश कितना है? dq, और बटा में लंबाई कितनी है? dl। ये होता है किसका फॉर्मूला? रेखीय आवेश घनत्व का। लैम्बडा बराबर dq अपॉन में dl। यदि मैं यहां से dq का मान निकालूं तो क्या आएगा? ये आएगा लैम्बडा dl। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कि रेखीय आवेश वितरण में जो अल्प आवेश हमें प्राप्त होता है उसका मान कितना आता है अपने पास? लैम्बडा dl।
और ये किसके बराबर है, dq के बराबर, या कह दो लैम्बडा जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, dq अपॉन में dl। ये हो गया इसका बेटा फॉर्मूला, dq अपॉन में dl हो गया। अब आगे देखो क्या करना है भाई, माना अपने पास एक आवेश होता है और वो आवेश कौन सा होता है, धन परीक्षण आवेश। कौन से आवेश की बात कर रहा हूं मैं, धन परीक्षण आवेश। तो यहां पर हम क्या लेकर आएंगे, यहां पर हम लेकर आते हैं धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। फिलहाल अपने पास जो मान आया है वो मान क्या है, वो है dq बराबर लैम्बडा dl। इसको दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तब यहां पर देखो कूलाम के नियम से dq आवेश एवं Q0 धन परीक्षण आवेश जो हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, आवेश के मध्य लगने वाला बल। बड़ा कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के बीच में लगने वाला क्या निकालते हैं, बल निकालते हैं। यहां पर दो आवेश कौन कौन से, एक तो dq हो गया और दूसरा क्या हो गया, Q0। अपने पास दो आवेश है, इनके बीच में लगने वाला क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। बेटा जब आवेश अल्प है तो बल भी कैसा लगेगा, अल्प लगेगा। तो बल को लिखेंगे किससे, df बराबर k q1 q2 अपॉन में r²। q1 का मान कितना है बेटा, dq, इनटू में q2 का मान कितना है, q0 और अपॉन में r²। dq का मान हमने अभी अभी निकाला है, कितना है, लैम्बडा dl। यहां पर रख दो, कौन से समीकरण से मान रखोगे, समीकरण 1 से मान रखने, रखो बेटा समीकरण 1 से मान क्या आएगा, जब हम यहां पर समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे तो ये आ गया df बराबर k लैम्बडा dl q0 अपॉन में r²। dq की जगह हमने कितना रख दिया, लैम्बडा dl। ये कैसा मान है, अल्प मान है, अल्प बल हमने निकाल दिया। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। जब हमने अल्प बल निकाल दिया और हमें कुल निकालना है, क्या निकालना है, कुल। तो अल्प से कुल कैसे निकाला जाएगा बेटा, तो अल्प की सहायता से कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। अतः कुल बल, कुल के लिए कर दो समाकलन, df बराबर के लैम्बडा dl q0 अपॉन में r²। df का समाकलन क्या हो गया, f, इस तरफ मान आया के लैम्बडा dl q0 अपॉन में r²। ये हमने निकाल दिया रेखीय आवेश वितरण में दो आवेशों के बीच लगने वाला कुल बल। ठीक है, ये बेटा अपना रेखीय आवेश वितरण हो गया। अगला जो अपना टॉपिक है, दूसरा आवेश वितरण कौन सा था, तो वो था क्षेत्रीय आवेश वितरण। कौन से आवेश वितरण की बात करेंगे हम, तो अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण की। और देखो बेटा क्षेत्रीय आवेश जो वितरण होता है वो होता क्या है। नंबर 2 पर आ गया अपने पास क्षेत्रीय आवेश वितरण। बेटा पहला रेखीय आवेश वितरण था, तो किसी सरल रेखा या वृत्त की परिधि पर जो आवेश का वितरण होता है वो क्या कहलाता था अपना, वो कहलाता था रेखीय आवेश वितरण। इस बार कहां पर है, क्षेत्रीय, मतलब किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो वितरण होगा वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण। कैसे, मैं माना अपने पास ही हो गया क्षेत्र, दो अक्षों से मिलकर हमेशा क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है, पृष्ठ बनता है। तो इस पृष्ठ में हमने आवेश का क्या कर दिया है, ये लगातार वितरण कर दिया है, सतत वितरण कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण। ये हो गया अपना क्षेत्रीय आवेश वितरण कि जब किसी आवेश को
किसी पृष्ठ के अंदर समान रूप से वितरित करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहलाता है। या मैं कह दूं कि जब किसी आवेश को किसी क्षेत्रफल में समान रूप से क्या करते हैं, वितरित करते हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण कहलाता है। बेटा इसमें भी एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जैसे हमने उसमें रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, यहां पर कौन सा आता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व आता है। अब देखो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता क्या है अपने पास, तो अगर हम बात करें क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो इसकी परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ये एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। कि इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होगा, आवेश का जितना बंटवारा होगा वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा माना यहाँ पर ये अपने पास आवेश का वितरण है, तो यहाँ पर ये अल्प क्षेत्रफल है अपना डीए। कितना क्षेत्रफल है, ये अल्प क्षेत्रफल डीए है। और इस अल्प क्षेत्रफल में आवेश का मान कितना है, डीक्यू। मतलब अल्प क्षेत्रफल या अल्प क्षेत्र डीए में आवेश कितना उपस्थित है, डीक्यू उपस्थित आता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, हमें यहां से सिग्मा का मान निकाल, क्या आएगा बेटा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का क्या जाएगा, भाग जाएगा, तो क्षेत्रफल का भाग दे दो, ये हमने ले लिया क्षेत्रफल का भाग, और उसमें आवेश की मात्रा कितनी है, डीक्यू। आ गया। ये जो फॉर्मूला है आवेश बटा में क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। यदि मैं यहां से dq का मान निकालूं तो dq का मान क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा इंटू डीए। आ गया। ये हमने यहां से आवेश का मान निकाल दिया। आवेश का मान अपना निकल कर आ गया। अब आगे हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इसके बाद माना हम धन परीक्षण आवेश कौन सा लेकर आते हैं, Q0 लेकर आते हैं। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्या लेकर आते हैं, धन परीक्षण आवेश Q0। तो इस बार अपने पास कितने आवेश हो जाएंगे, एक तो अपने पास पहले ही अल्प आवेश dq है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, धन परीक्षण आवेश Q0। और जब भी दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। और उस बल को हम किसके द्वारा निकालते हैं, कूलाम के नियम से। कूलाम नियम से ठीक है। कूलाम नियम से क्या निकालोगे, dq एवं Q0 के मध्य लगने वाला बल। और dq और Q0 के बीच जो बल लगेगा, देखो जब आवेश अल्प है तो बल भी कैसा होगा, अल्प होगा। और अल्प बल को किससे लिखोगे, dF से। क्या आएगा, k Q1 का मान कितना है, dq। Q2 का मान कितना है, Q0। और अपोने में बीच की दूरी r। dq का मान कौन से समीकरण से रखोगे, अभी हमने निकाला है समीकरण 1 से। तो क्या आएगा, dF बराबर k इंटू सिग्मा dq, सिग्मा और dA हो गया। dq का मान कितना है, सिग्मा dA इंटू Q0 अपोन में r स्क्वायर, यानी कि आ गया dF बराबर k सिग्मा dA Q0 अपोन में r। समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा मान। अब ये तो मान कैसा है, अल्प मान है, और हमें कैसा निकालना है, कुल बल निकालना है। कैसा बल निकालना है, कुल बल। और अल्प से कुल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हो, समाकलन करते हो। तो यहां पर भी क्या करेंगे बेटा, समाकलन करेंगे। तो करो अतः कुल बल, कुल बल के लिए कर दो समाकलन। ये हो गया dF
बराबर इस तरफ का मान आया के सिग्मा डीए क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर। डीएफ का समाकलन हो गया बेटा एफ बराबर क्या आएगा के सिग्मा डीए क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर। ये लग गया अपने पास कौन सा वितरण है, क्षेत्रीय आवेश वितरण में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल हमने ज्ञात कर दिया यहां से। बड़ा दो हो गए अपना रेखीय आवेश वितरण हो गया और दूसरा कौन सा हो गया क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब अपने पास कौन सा बचता है तीसरा वाला आयतन आवेश वितरण बचता है, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।